गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सोलिड स्टेट में लास्ट होने वाला है आज टॉपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे सोलिड स्टेट में, ठीक है। अगर कुछ मिस हो गया होगा, कुछ कोई एक दो टॉपिक, तो हम उसको एक वीडियो में और कवर कर लेंगे। ये लास्ट है, ठीक है। मेरे हिसाब से कुछ मिस नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कुछ पॉइंट्स कुछ मिस हो गया होगा तो एक वीडियो और ले आएंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने ये पढ़ा था कि भाई कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, बैंड थ्योरी के बेस पे हमने उनको एक्सप्लेन किया था। और ये भी पढ़ा था कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके अंदर अगर हम डोपिंग कर दें तो उनके अंदर क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ऑलमोस्ट सभी पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सभी सॉलिड्स के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है सभी के पास, वो किसकी वजह से होती है? वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, ठीक है। किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। और इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है एक मैग्नेट की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह, टाइनी मैग्नेट। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इसका साइज बहुत छोटा होता है और ये टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो इसके पीछे हम रीजन देखते हैं क्या होता है ऐसा। पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज स्पीसीज है। सभी को पता है कि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये दो तरह से क्या होता है, मोशन शो कराता है। एक तो ऑर्बिटल और एक स्पिन, ठीक है। एक तो है ऑर्बिटल और एक है स्पिन। अब ऑर्बिटल और स्पिन कहने का मतलब क्या है? देखो, अगर मैं इस ऑर्बिटल मोशन की बात करता हूं तो ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है। ये एक ऑर्बिट हो गया और इसी के अंदर ऑर्बिटल होंगे। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई इसकी। अगर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है तो वो यहां मूव करता रहेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मूव करता रहेगा। और दूसरी है स्पिन की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से? स्पिन की वजह से। अब स्पिन का क्या मतलब है? जब एक इलेक्ट्रॉन है अपनी ही एक्सिस पे, ये क्या है, एक्सिस, ठीक है, अपनी ही एक्सिस पे घूमेगा। अपनी एक्सिस पे घूमने का मतलब है जैसे कि ये चौक बॉर्डर है, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं, आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये रोटेट हो रहा है, तो अपनी एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, ठीक है। और जब ये अपने ऑर्बिटल में रोटेट करेगा तो ऐसे करेगा, ऐसे कुछ इस तरह से, है ना। तो ये वाली मोशन जो होती है इसकी, ये भी चलती रहती है अपने एक्सिस पे और ये वाली भी चलती रहती है। और ये वाली जो इसकी मूवमेंट है ये और कहां देखी थी? अर्थ भी ऐसे ही मूव करती है, अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती रहती है और सन के अराउंड भी, ठीक है। तो ये है। और एक शक्तिमान है ना, शक्तिमान भी आपने देखा होगा क्या करता है, पहले तो एक ही जगह पे ऐसे घूमता रहता है, तो वो हो गया उसके एक्सिस पे ऐसे रोटेशन, और उसके बाद वो आगे भी चलता रहता है ना? तो अर्थ का एग्जांपल भी आप ले सकते हो यहाँ पे कि ऑर्बिटल मोशन और स्पिन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कराते हैं। क्यों कराएंगे? क्योंकि जब ये ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे तो जब एक चार्ज पार्टिकल ऐसे रोटेट करता रहेगा तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। एक मैग्नेटिक फील्ड की एक लूप बन जाएगी, है ना।
हल्की सी। तो वही उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो टाइनी मैग्नेट की वजह से होता है, जो इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर मेन क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, क्योंकि चार्ज स्पीशीज होती हैं। क्या होता है, एक अपनी स्पिन की वजह से, एक ऑर्बिटल मोशन की वजह से। स्पिन ये होता है कि अपनी एक्सिस पे रोटेट करना, और ऑर्बिटल होता है एक, ठीक है, ये वाली मोशन। तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड की एक लूप जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसकी वजह से होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। ये हमने इसके बारे में जाना, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इनको हम पढ़ेंगे पांच तरह की सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे, कौन से होते हैं। उससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि जो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम बोर मैग्नेटोन में मेजर करते हैं ना, सीरीज लेते हैं बोर मैग्नेटोन। क्या लेते हैं, बोर मैग्नेटोन। BM ले देते हैं, बोर मैग्नेटोन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.27 into 10⁻⁻24 मीटर्स। ये वैल्यू आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये उतारने की कोई जरूरत नहीं है, ये याद रखना कि बोर मैग्नेटोन होता है, क्योंकि बोर मैग्नेटोन काम आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल सोल्व करोगे, फिर आगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी होती है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी होती है तो क्या लगाएंगे, फिर यूनिट लगा देंगे पीछे बोर मैग्नेटोन। एक फॉर्मूला होता है N × N+2, ठीक है, जिसकी वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये N है, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 4 × 6 कितना हो जाएगा √24। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये नियर बाई 4.9 BM की इक्वल आ जाएगा, है ना। तो N × N+2 ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। N × N+2 अंडर N क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हम देखेंगे, ये फॉर्मूला इसका यूज करेंगे, ये हर एक बीबीटी जब हम एक्सप्लेन करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 12th क्लास में ही, तब वहां पे इसका यूज होगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनको क्लासिफाई कर दिया, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक, उसके बाद एंटी फेरोमैग्नेटिक, उसके बाद फेरीमैग्नेटिक, FERR, फेरीमैग्नेटिक। ये 5 तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो जो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, these are weakly attracted by magnetic field, वीकली अट्रैक्टेड रहते हैं। और पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या रिस्पॉन्सिबल होता है इनके लिए, अगर मान लो कि आपके पास एक सब्सटेंस है, वो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होती है, कोई सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। अगर हम बात कर ले क्रोमियम 2+ और Fe 3+, तो क्रोमियम 2+ में
क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है 3d5 4s1, 2 इलेक्ट्रॉनिक लेंगे तो कितना बचेगा 3d4, ठीक है। और यहां अगर इसकी बात करेंगे तो ये होता है 26 एटॉमिक नंबर 3d6 4s2, तो इसके अंदर बचेंगे 3d5। तो इसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दोनों के दोनों क्या होंगे पैरामैग्नेटिक इन नेचर होंगे। क्लियर है? तो ये होते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक? जो वो सब्सटेंस जो वीकली अट्रैक्टेड रहते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड, और किसकी वजह से होंगे? ये होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से। इसके बाद हम पढ़ेंगे डायमैग्नेटिक, एक एक करके लिख लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो वीकली, उससे पहले वाले क्या थे अट्रैक्टेड थे, तो ये वीकली रिपेल है, या फिर हम कहें स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे? ये वीकली रिपेल्ड होंगे। वो अनपेयर्ड जो सब्सटेंस थे वो क्या थे? वीकली अट्रैक्टेड थे। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होने के लिए आपके पास कंडीशन ये है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स शुड बी पेयर हो जाने चाहिए। वो क्या हो जाने चाहिए? पेयर हो जाने चाहिए। ठीक है, सभी के सभी क्या होने चाहिए? पेयर होने चाहिए। एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अगर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये डायमैग्नेटिक ना रह के पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होना चाहिए? ऑल द इलेक्ट्रॉन शुड बी पेयर। एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl डायमैग्नेटिक है, H2O क्या है? डायमैग्नेटिक है। ठीक है, अब इनके लिए क्या होता है कि अगर हम देखते हैं इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो किस चीज को बताएंगे कि भाई ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या बताएंगे कि डायमैग्नेटिक है। अच्छा, अब एक बात देख लेते हैं, क्या O2 है? O2 के बारे में जान लेते हैं कि O2 का नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 + 8 = 16। ये तो इवन आ गया, ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए, है ना। देख लेते हैं डायमैग्नेटिक है कि नहीं है। अगर 11th क्लास में आपको MOT ध्यान हो, जो हमने 4th चैप्टर में पढ़ी थी, तो उसके बेस से हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s के अंदर मैंने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। उसके बाद 2s सिग्मा सिग्मा स्टार। फिर उसके बाद क्या था? कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये कौन हो गए? ये बॉन्डिंग वाले थे टी में, ये एंटी बॉन्डिंग वाले। अगर आपको ध्यान हो तो मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक? ये तो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक होगा। इवन नंबर होने के बाद भी क्या है? ये पैरामैग्नेटिक है। इसको कौन एक्सप्लेन करता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं समझाएंगे, ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। ठीक है, काफी सारे एग्जांपल कर चुके हैं MOT के। किसी को ये देखना है, कोई भूल गया तो वहां पे जाके एक बार देख सकता है अपनी पुरानी बुक से। ठीक है, तो इसके बेस पे यहाँ पे क्या आ रहा है कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसका मतलब क्या है? ये पैरामैग्नेटिक नेचर है। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के
बावजूद, ठीक है, ये एक्सेप्शन। और क्या है, ठीक है, ये हो गया डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में हमने क्या देखा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होने चाहिए। वैसे तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है 9th चैप्टर के हिसाब से, कि वहां पे आपको ना सिर्फ यही बताना है कि कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है। लेकिन यहां से क्वेश्चन बन सकता है ये वाला है कि फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? देखो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर हम बात करेंगे तो देखो इसको समझना बहुत इजी वे में। देखो, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं। जो भी एक सब्सटेंस होगा उसके अंदर ना डोमेन्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? डोमेन्स प्रेजेंट होंगे। अब जो डोमेन्स हैं, तो अगर मान लो कि मेरे पास ये एक सब्सटेंस है, ये अलग अलग डोमेन्स का मैंने बना दिया इसके अंदर, ठीक है, समझने के लिए कुछ इस तरह से करके ये कोई डोमेन इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, कोई इधर, रैंडमली अरेंज है। कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे डोमेन्स रैंडमली अरेंज हैं। ये डोमेन्स हो गए, ठीक है, डायरेक्शन। तो ये अगर हम बात कर लें कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर लें कि भाई जो इनकी जो अलाइनमेंट होती है, जो डोमेन्स, उनको डोमेन्स नाम दिया गया है। डोमेन्स होंगे जो किसी भी सब्सटेंस से अगर मान लो कि रैंडमली प्रेजेंट है, और ये तब वाली सिचुएशन है तब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है। अगर मैंने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे क्या होगा, ठीक है, चलो मैं एक बार रफली बना देता हूं। ये बना दिया तो सारे के सारे जो डोमेन्स थे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अपने आप को अरेंज कर लेंगे। वो डायरेक्शन कौन सी होगी? जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है ना। तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या होगा कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, सभी के सभी डोमेन्स अपने आप को अलाइन कर लेंगे। जैसे कि देखो ये रैंडमली प्रेजेंट थे पहले, और जब इन्होंने क्या कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लिया, है ना। तो इनको हम क्या कहेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। इनको हम लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, देखो सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइन है। अगर आपको दिखाना होगा तो आप ऐसे दिखाओगे कि ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर है? क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद इन्होंने अपने आप को इस तरीके से अरेंज किया, इस तरह से अपने आप को अलाइन किया इन डोमेन्स ने, कि सारे के सारे डोमेन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन कौन सी थी? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर लिया, अपने आप को इन्होंने अरेंज कर दिया। और इसी को हम क्या कहेंगे, फेरोमैग्नेटिज्म कहेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे, जिनके अंदर ये वाले मौजूद होंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, फेरोमैग्नेटिज्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी, ठीक है, MnO इसका एग्जांपल जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो कराता है। देखो अब इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर अपने आप को ना इस तरीके से अलाइन करेंगे, ये अपने आप को इस तरीके से अलाइन करेंगे, रखते हैं कि जो इनकी जो डोमेन्स होती है, अगर मान लो कि एक डोमेन ये है, एक डोमेन ये है, तो ये दोनों की जो मैग्नेटिक जो मूवमेंट होगी वो दोनों के दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो आएगी, मतलब नहीं आएगी, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि दोनों ही तो क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि डोमेन्स अपने आप को इस वे में अरेंज करके रखते हैं, कुछ ऐसे कि अगर ये डोमेन ऊपर है तो एक नीचे, एक ऊपर है तो एक नीचे, एक अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा,
सभी के सभी क्या कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या था, फेरोमैग्नेटिज्म में ये था कि सारे के सारे डोमेन्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को इन्होंने अलाइन कर लिया था, ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होगा कि अपने आप को ये इस तरीके से अलाइन करेंगे कि जो डोमेन्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। और अपोजिट होने की वजह से क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल आउट कर देंगे और इसको हम कहेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर हमें दिखाना होगा तो हम ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि एंटी का मतलब ही क्या हो गया, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। तो ये होंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। उसके बाद हम बात करेंगे फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस छोटा सा टॉपिक है, ये लास्ट है। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखो इसके अंदर क्या करना है। फेरीमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। और जो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इनके अंदर जो डोमेन्स होते हैं वो कैसे अलाइन करते हैं अपने आप को, वो इस वे में अलाइन करते हैं कि अगर मान लो कि मैं ये वाली बात करता हूं तो ये इस वे में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, इस वे में। अगर हम बात करेंगे एंटी में क्या था कि एक अपवर्ड था डोमेन्स, एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। तो यहां पे क्या होगा कि अगर हम बात करें फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में तो यहां अपवर्ड जो डोमेन्स होंगे वो एज कंपेयर टू डाउनवर्ड डोमेन्स ज्यादा होंगे, ठीक है। तो यहां पे बिल्कुल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होगा यहाँ पे ना, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हमें दिखाना हो डोमेन्स की फॉर्म में तो हम ऐसे दिखाएंगे कि ये होते हैं फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या था, फेरोमैग्नेटिज्म तो वो था कि जहां पे सभी के सभी ने अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को अलाइन कर लिया था, वो थे फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी क्या था कि उन्होंने अपने आप को इस तरह से अलाइन किया कि एक अगर अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड, इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस ने क्या किया, इन्होंने इनके जो पार्टिकल्स थे, जो डोमेन्स थे, इन्होंने अपने आप को कुछ इस वे में अपने आप को अरेंज किया कि अगर मान लो कि दो अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड, दो अपवर्ड है एक डाउनवर्ड, दो अपवर्ड है एक डाउनवर्ड, दो अपवर्ड है एक डाउनवर्ड, कुछ इस तरीके से अपने आप को इन्होंने अरेंज कर लिया, ठीक है। अब एक बात और है कि ये जो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इनको जब हम हीट करते हैं, ऑन हीटिंग ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। कैसा बिहेवियर शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। इसका आंसर क्या करना है, आपको सर्च करना है, पता लगाना है क्या है और इसका आंसर नीचे लिखना है कमेंट बॉक्स, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे वहां पे हम इसके बारे में बात करेंगे क्यों ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो सॉलिड स्टेट हमने कवर कर लिया है, एक वीडियो तो और इसके लेके आएंगे जहां पे हमने कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, आधे से 1 घंटे के बीच में वो रहेगा वीडियो, इतना कर लेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार देख लेंगे और उसके बाद फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो एनसीईआरटी से रीडिंग लेना मत भूलिएगा, एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसके एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप बुक और कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं। लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़नी है और साथ साथ अपने नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है। तो हमने ये सॉलिड स्टेट कवर कर लिया है। जिसने भी वीडियोस नहीं देखी हैं, मैंने देखा था प्लेलिस्ट चेक करके,
कि 12th क्लास के जो बच्चे हैं उन्होंने प्लेलिस्ट चेक नहीं की है, ठीक है, जो लिंक सेंड कर दिया वहीं से देख लेते हो। चैनल पे जाने के बाद वहां पे वीडियोस का ऑप्शन मिलेगा, फिर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है कि मेरा कौन सा लेक्चर छूट गया, मैं देख नहीं पाया, तो मुझे देखना है वो, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ये देख सकते हैं सारे के सारे वीडियोज, सीरियल नंबर 1, फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे करके क्या है कि सारे के सारे अरेंज है वे में कि इसके बाद कौन सा कराए, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो वहां पे जाके आप ये चेक भी कर सकते हो कि आपका कौन सा टॉपिक रहता है, तो आप वहां पे जाके उसको चेक कर सकते हो। और जिस भी टॉपिक में डाउट है वो आप टॉपिक पढ़ो, वीडियोस आपके पास अवेलेबल है, मैटर अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, और कोई डाउट है तो आप पूछो। थैंक यू स्टूडेंट्स, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। हमने एक चैप्टर कवर कर लिया है, यहाँ पे एक वीडियो लेके आएंगे क्वेश्चंस के लिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।